माननीय वामन मेश्राम साहब। साथियों, हेलो। बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की 128वीं जन्म जयंती के लिए आप सभी लोगों को शुभकामना। और ये जो इस मौके पर जिला स्तरीय विशेष प्रबोधन सम्मेलन का आयोजन किया गया है और उसके लिए जो बंधारण बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये जो आंदोलन सारे देश भर में हम लोग चला रहे हैं, ये विषय रखा गया है। इस विषय के संबंध में साथियों कुछ बातें आज आप लोगों को बताया जाना ज़रूरी है। साथियों, आप लोगों को पता है कि देश में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में ईवीएम मशीन के द्वारा ये चुनाव हो रहे हैं और इसका संबंध संविधान बचाने के साथ में है और लोकतंत्र को बचाने के साथ इसका संबंध है। इसलिए ईवीएम मशीन के संबंध में जो लड़ाई हम लोग 2014 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार लड़ रहे हैं, उसके बारे में आज देश में क्या चल रहा है उसके बारे में भी कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। साथियों, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, अपने निर्णय में ये जजमेंट दिया था, केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फ्री यानी मुक्त, फेयर यानी निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय 8 अक्टूबर 2013 को दिया गया था और ये जो निर्णय दिया गया था 8 अक्टूबर 2013 को, मगर चुनाव आयोग ने 2014 में जब चुनाव संपन्न कराया तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया था ताकि चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाया जा सके। मगर 2014 के चुनाव में ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई गई और ईवीएम मशीन में घोटाला करके इस देश में चुनाव करवाए गए। तो 2014 में हमने जून महीने से सारे देश भर में यह अभियान शुरू किया था लोकतंत्र बचाओ का। और जब यह अभियान शुरू हो गया था तो दादर में, बॉम्बे में दादर में मैं इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहा था तो एक शख्स मेरे पास आया, स्टेज के पास आया और उसने मुझे इकोनॉमिक टाइम्स का अंग्रेजी का अखबार दिया। मैंने उसको पूछा इस अखबार में क्या है, तो उसने कहा कि बड़ी खबर है, आप भाषण समाप्त होने के बाद
इसको पढ़ लेना। भाषण समाप्त होने के बाद जब मैं इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ा तो इसमें बहुत बड़ी खबर थी कि चुनाव आयोग ने 8 लाख ईवीएम मशीन को स्क्रैप करके बेचने का, बंगाल में बेचने का आदेश दिया है। ये इकोनॉमिक टाइम्स में बड़ी खबर थी। मैं बहुत हैरान हो गया कि 16 मई 2014 को जिन मशीनों के माध्यम से इस देश में चुनाव संपन्न कराए गए, उन मशीनों को जून महीने में बेचने का आदेश, स्क्रैप करके बंगाल में बेचने का आदेश चुनाव आयोग ने दिया। तो ये खबर देखकर मैं बहुत हैरान हो गया कि 1 महीने में ये मशीनें खराब कैसे हो गई, बेचने लायक, स्क्रैप करने लायक कैसे हो गई। तो मैं हाई कोर्ट के लॉयर के पास गया और कहा कि मुझे ये मशीनों के रेफरेंस में हाई कोर्ट में केस दायर करनी है। वकील ने पूछा कि आपके पास क्या सबूत है। तो मैंने कहा ये अखबार में खबर छपी है। वकील ने कहा अखबार की खबर को हाई कोर्ट सबूत नहीं मानता है, आप सबूत ले आओ फिर केस करते हैं। तो मैं चुनाव आयोग को आरटीआई में जानकारी मांगी, उन्होंने 1 महीने में मुझे लिख कर दिया। मैंने पूछा था कि 8 लाख ईवीएम मशीन को आपने बेचने का, स्क्रैप करने का, भंगार में बेचने का आदेश दिया, ऐसी खबर छपी है, क्या ये सही है? चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया हाँ ये खबर सही है, मेरे पास इसके दस्तावेजी प्रमाण है और ये दस्तावेजी प्रमाण बाद के समय में मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिए। जब ये बात मुझे पता चली, जब ये 1 महीने में मुझे ये लिख कर दिया, तो मैंने दूसरी जानकारी भी मांगी और चुनाव आयोग को पूछा कि ये मशीनें जो स्क्रैप करने के लिए आपने आदेश दिया, आप लोग तो चुनाव कमिश्नर तो आईएएस अधिकारी होते हैं, ये टेक्निकल ऑफिसर नहीं होते हैं, तो आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टनेस नहीं है, तो क्या मशीनों को बंगाल में बेचने के पहले क्या आप लोगों ने एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी, टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी बनाई? तो उन्होंने, चुनाव आयोग ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इससे सिद्ध होता है कि जो कमिश्नर लोग हैं उन्हीं लोगों ने अपने ही लेवल पर, जबकि उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है, उन्होंने 8 लाख मशीनों को बेचने का फैसला किया। मैंने सोचा कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया होगा। इसलिए किया होगा कि वो इन मशीनों में गड़बड़ी हुई, चुनाव में गड़बड़ी हुई और इसके सबूत मशीन के अंदर है। अगर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता है और मशीनों को सील करने का आदेश लाता है तो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उस मशीन में बने रहेंगे, तो चुनाव कमिश्नरों को इसके आधार पर पकड़ा जा सकता है। इसके पहले के पकड़ा जाए, सील किया जाए, उन्होंने उन मशीनों को बेचने का आदेश दिया, भंगार में बेचने का आदेश दिया। ईवीएम मशीन में 2 प्रकार के पार्ट होते हैं। एक इंफॉर्मेशन होती है जिसे सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है, और एक लोहा होता है। लोहा को भी भंगार बनाया जाए और इंफॉर्मेशन जो सबूत है सुप्रीम कोर्ट में उपयोग में लाए जा सकते हैं, उसको भी भंगार करके खत्म करने का यह आदेश
सिद्ध करता है कि इन मशीनों में जरूर घोटाले के सबूत रहे होंगे और इसीलिए इन्होंने खत्म करने का आदेश दिया होगा। बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिए और इन डॉक्यूमेंट के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मैंने, क्योंकि 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, तो मैंने अलग अलग राज्यों के हाई कोर्टों में केस दायर किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि 2018 तक सारे देश भर में ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए। ये 2018 में लगाने का मामला था, इसलिए मैं इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में गया। ऐसे बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए और सारे सबूत लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस दायर किया। जब केस दायर किया तो साथियों, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जो मेरी केस थी, जिस वकील के द्वारा ये रखी गई थी, मुझे पूछे बगैर ही उस वकील ने केस को विड्रॉ कर दिया। मैं हैरान हो गया कि मेरा वकील मेरे को पूछे बगैर मेरी केस को कैसे विड्रॉ कर सकता है, मगर उसने ऐसा किया। तब मुझे समझ में आया कि उसके ऊपर सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से दबाव पड़ा होगा। इसलिए मैंने वकील को नोटिस दिया। वकील सारे दुनिया को नोटिस देता है, उसको मालूम नहीं था वामन मेश्राम कौन है। मेरे से कोई पंगा लेता नहीं है और आज तक जितने पंगा लिया वो अभी सुरक्षित नहीं है। तो उन्होंने जब मेरे से पंगा लिया तो साथियों, मैंने वकील को नोटिस दिया। जब वकील को नोटिस दिया तो उसने जूनियर लॉयर को पूछा, जो मेरे पहचान वाला था, कहा कि वामन मेश्राम कौन है? कहा बहुत खतरनाक आदमी है, अभी वो 10 बजे उसकी फ्लाइट दिल्ली पहुंचने वाली है और उसने मुझे टेलीफोन पर कहा कि वो एयरपोर्ट से अपने घर नहीं जाने वाला दिल्ली में, वो सीधा बार काउंसिल के ऑफिस में जाने वाला है और आपकी जो सर्टिफिकेट है, जिस सनद है जिसके आधार पर आप वकालत करते हो, आपकी सनद को रद्द करने के लिए एप्लीकेशन देने को जा रहा है। आप समझ नहीं रहे हो। जैसे उस वकील को पता चला कि मैं उसकी सनद रद्द करने के लिए बार काउंसिल में एप्लीकेशन देने जा रहा हूं, तो मैंने कहा देखता हूं अब वकील वकालत कैसे करता है। तो वकील ने जूनियर लॉयर को कहा, अरे भाई रोको उसको, मेरी तरफ से अनुरोध करो कि मैं केस को दोबारा रजिस्टर करता हूं। तो उसने मुझे मैसेज दिया कि वो दोबारा रजिस्टर करना चाहता है। अगर मैंने कहा दोबारा रजिस्टर करना चाहता है तो मैं उसको एक बार अवसर देता हूं। वैसे वो विश्वास करने लायक नहीं है, मगर एक बार उसको अवसर देता हूं। उसने दोबारा रजिस्टर किया। जब दोबारा रजिस्टर किया तो यह सिद्ध हो गया कि भारत सरकार ने और चुनाव आयोग ने उसके ऊपर दबाव डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि भारत सरकार के विरोध में सारे सबूत मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिए थे और चुनाव आयोग के विरोध में सारे सबूत मैंने दिए थे, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। अब उनको लगा कि ये तो बहुत संकट खड़ा हो जाएगा, और जब उन्होंने दोबारा रजिस्टर किया तब हमने इस केस को आगे चलाया। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि मेरी केस हियरिंग को आती थी 2 दिन पहले और 1 महीना आगे बढ़ जाती थी, फिर यदि 2 दिन आती थी
फिर उसके बाद 2 महीना आगे बढ़ जाती थी। मैंने हर बार चीफ जस्टिस के कोर्ट में अपने वकील को भेजा और कहा मेंशन करो और चीफ जस्टिस से ऑर्डर लो। सुप्रीम कोर्ट के जज कोई खुदा नहीं होते हैं, वो भी संविधान के अधीन होते हैं। तो 3 बार चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया। तीसरी बार ऑर्डर करने के बाद मेरी केस हियरिंग को हुई। आप समझ सकते हैं कि हमने लड़ाई और लड़ना नहीं छोड़ा, निराश होना नहीं स्वीकार किया, और आखिरकार हमारी केस जो है वो हियरिंग को आई तो 4 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग ने मेरे खिलाफ 4 वकील खड़े किए, और जब 4 वकील खड़े किए तो वकीलों को मेरे खिलाफ कोई आर्गुमेंट करने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने एक लेटर निकाला और लेटर के बारे में जज को कहा, जज साहब ये जो वामन मेश्राम है ये ऐसे ऐसे लेटर लिखता है, ऐसे ऐसी चिट्ठी लिखता है, ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखता है। तो जज ने पूछा कैसी कैसी लिखता है? तो वकील ने कहा जज को, पढ़ के सुनाए? हाँ सुना। तो मैंने चिट्ठी लिखा था चुनाव आयोग को, उसमें उसको कहा था, पूछा था कि तुम कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने चिट्ठी लिखा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया तो चुनाव आयोग इस आदेश पर अमल क्यों नहीं कर रही है? चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया, नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, पैसा नहीं दे रहा है, अच्छा देखता हूं मैं फिर नरेंद्र मोदी की भी थोड़ी अकड़ जो है थोड़ी ठीक करता हूं, बहुत अकड़ता है। तो नोटिस, तो मैंने चिट्ठी लिखा कि तुम कह रहे हो तो तुमको राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखना चाहिए था, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखना चाहिए था, और ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी चुनाव आयोग को, या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारत की प्रजा को जागृत करने का काम करना चाहिए था। ऐसा तुमने क्यों नहीं किया? आप लोगों ने, चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। जब यह चिट्ठी लिखा तो इस चिट्ठी का चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो 1 महीने के अंदर अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट गया। वो चिट्ठी उस वकील ने, देसाई ने, जस्टिस को पढ़ के सुनाई, सुप्रीम कोर्ट के जज को पढ़ के सुनाई, जिसमें मैंने लिखा था राष्ट्रपति को चुनाव आयोग ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखा, और ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी क्यों नहीं लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुलाया। वो चिट्ठी मिस्टर देसाई ने जज को पढ़ के सुनाई। सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को लगा ये तो भारत के नागरिकों को चिट्ठी लिखने का अधिकार है, इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है। जब जज को ऐसा लगा तो उसने वकील को कहा चिट्ठी बाजू रखो, हाँ बाजू रखो, और बताओ। जज ने वकील को पूछा, चुनाव आयोग के वकील को पूछा, ये वामन मेश्राम कौन सा केस लेकर आया है? 8 अक्टूबर 2013 को हम सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया केवल ईवीएम मशीन के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय तो हमने दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, और आपने 2013 को नहीं लगाया, 2014 को नहीं लगाया, 2015 को नहीं लगाया, 2016 को नहीं लगाया। अब 4 जनवरी 2017 निकला
अभी तक आपने नहीं लगाया, अभी तक आपने नहीं लगाया, इसीलिए ना वामन मेश्राम हमारे कोर्ट में आया है। वामन मेश्राम इसीलिए तो कोर्ट में आया कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो चुनाव आयोग अमल में नहीं ला रहा है। यही ना केस लेकर आया है वामन मेश्राम। तो जज ने चुनाव आयोग के वकीलों को पूछा, बताओ पेपर टेल मशीन कब तक लगा रहे हो? जज ने डायरेक्ट चुनाव आयोग के वकील को पूछा, कब तक लगा रहे हो? तो जो सीनियर मोस्ट लॉयर था देसाई, वो जूनियर लॉयर की तरफ देखने लगा, जूनियर लॉयर तीसरे लॉयर की तरफ देखने लगा, तीसरा लॉयर चौथे लॉयर की तरफ देखने लगा, और चारों लॉयर के तरफ ऊपर बैठा हुआ जज देखने लगा। जज को लगा वकीलों के पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है, तो जज ने आवाज चढ़ाते हुए पूछा, कब तक लगा रहे हो पेपर टेल मशीन? तो देसाई को लगा कि जज गुस्से में पूछ रहा है, तो अब तो जवाब देना पड़ेगा भाई। तो वकील ने कहा कि चुनाव आयोग ने इस सवाल का कोई जवाब हमको नहीं बताया, इसलिए चुनाव आयोग को पूछना पड़ेगा, इसके लिए 2 महीने का समय दिया जाए, केवल सवाल पूछने के लिए। बदमाशी की भी हद होती है। आजकल बच्चे को स्कूल में मास्टर सवाल पूछता है और आधा मिनट का भी समय नहीं देता है, बच्चा जवाब देता है। या ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है, कहा कि 2 महीने का समय दो, तो 4 मार्च 2017 तक समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। चुनाव आयोग का कोई वकील नहीं आया, कहा कि और 1 महीने का समय बढ़ाया जाए। 11 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव रिजल्ट आया। शाम को 4 बजे मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टीवी पर आई और कहने लगी कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन में घोटाला किया, और ये जो घोटाला किया, एक घोटाला चुनाव आयोग के साथ मिलकर किया, इसकी वजह से ये सारा का सारा रिजल्ट जो है बीजेपी के फेवर में आया। हमारे पुराने साथी वामसेव के, उन्होंने 2-3 महीना पहले मुझे ये सारा लिखित सबूत के साथ बताया था। मैंने मायावती को 2-3 महीने पहले लिख के दिया था, सबूत दिया था कि बहन जी, ये चुनाव आयोग वाले तुमको चुना लगाने वाले हैं, जरा जाग जाओ। मायावती को मैंने ही जगाने के लिए चिट्ठी लिखा था, मेरा नाम नहीं लिया उसने, मेरा नाम छोटा है नहीं, मायावती लेगी तो मैं पहले नेशनल इंटरनेशनल अध्यक्ष हूं, तो मुझे जो कोई किसी के नाम लेने की जरूरत है नहीं। साथियों, तो मायावती को 2-3 महीने पहले जगाया था, मगर मायावती जागी नहीं। रामायण में कुंभकर्ण 6-6 महीने सोता था, ऐसा उधर कहानी लिखी हुई है। मायावती 3 महीने पहले सोती रही, 3 महीने तक सोती रही। इसका मतलब है कि मायावती ने कुछ नहीं किया, सोती रही। तो मायावती कुंभकर्ण की छोटी बहन है। अगर वो 7 महीने सोती तो मैं कहता बड़ी बहन है, मगर वो 3 महीने सोती रही। और चुनाव आयोग ने बाद में मायावती को जवाब दिया और कहा मायावती के आरोप बेबुनियाद है। मैंने अपना वीडियो तैयार किया, मीडिया में डाला और कहा, चुनाव आयोग को पूछा, हो सकता है मायावती के आरोप बेबुनियाद है, मगर मैंने सुप्रीम कोर्ट में सारे सबूत दिए हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए हैं ईवीएम में घोटाला होने के। अगर सारे सबूत दिए हैं तो मेरे सवालों के जवाब आपने क्यों नहीं दिए? मायावती के आरोप बेबुनियाद हो सकते हैं, मगर मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए।
महाराष्ट्र की विधानसभा में 2014 में प्रोफेसर राणे वोट डालने के लिए गए। पेपर ट्रेल मशीन लगा हुआ था और जब वो वोट डालने के लिए गया, उसकी बीवी साथ में गई, उसके और कार्यकर्ता गए, उसके रिश्तेदार गए। जब काउंटिंग हुआ, पेपर ट्रेल मशीन लगा होने के बावजूद भी उस बूथ पर 0 वोट निकला। यानी उसके रिश्तेदारों का वोट 0, उसके कार्यकर्ताओं का वोट 0, उसके बीवी का भी वोट 0, उसका खुद कैंडिडेट था, उसका भी वोट 0। उसने पत्रकारों को पूछा कि भाई मैंने वोट डाला, मेरे बीवी ने वोट डाला, हो सकता है मेरे बीवी को मैंने जिंदगी में कभी झापड़ झुपड़ मारा हो और उसने सबक सिखाने के लिए मुझे वोट ना दिया हो, मैं मानने के लिए तैयार हूं, मगर मैं प्रोफेसर हूं, इतना गधा नहीं हूं कि अपने आप को वोट ना डालूं। अरे कम से कम 1 वोट तो निकाला होता, 1 वोट भी नहीं निकाला। हम पहले प्रचार करते थे वोटर्स के वोट गायब होते हैं, मगर ये प्रोफेसर राणे तो कैंडिडेट था, कैंडिडेट का वोट गायब हो गया। क्योंकि जो ईवीएम मशीन है वोटर्स के वोट को और कैंडिडेट्स के वोट के बीच में फर्क नहीं कर सकता। मशीन है, आदमी फर्क कर सकता है, मशीन नहीं कर सकती। इसलिए वोटर्स के भी वोट गायब करती है और कैंडिडेट के भी वोट गायब करती है। अभी दिसंबर माह 2018 को तेलंगाना में हाई कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस चंद्र कुमार एमएलए के लिए चुनाव लड़ रहे थे। जिस बूथ पर उन्होंने वोट डाला 0 वोट निकला। उन्होंने अखबार वालों को कहा, मैं जिंदगी भर हाई कोर्ट का जज बनकर लोगों के लिए न्याय करता रहा, अब मेरा वोट गायब हो गया, मेरे साथ कौन न्याय करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जज बोल रहा है। ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास में है। साथियों, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो चुनाव आयोग के वकील थे उनको 10 अप्रैल की तारीख मिली। 10 अप्रैल के दरमियान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था मिस्टर जैदी, उसने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा और चिट्ठी में लिखा कि वामन मेश्राम ने हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायपालिका की अवमानना की केस दायर किया है। अगले सुनवाई में अगर 3,567 करोड़ रुपया पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए अगर आप प्रधानमंत्री मंजूर नहीं करते हैं तो अगले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट चुनाव कमिश्नरों को जेल में भेजने का आदेश दे सकती है। ये चिट्ठी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी तो 6 बजे के बाद नरेंद्र मोदी ने, जो बहुत अकड़ू है, उसको मीटिंग बुलानी पड़ी। मीटिंग बुलाने के बाद 3,567 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी को मंजूर करना पड़ा। मेरे केस की वजह से उसकी अकड़ ठिकाने आ गई, नरेंद्र मोदी की अकड़ ठिकाने आ गई और 3,567 करोड़ रुपया उसको मंजूर करना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैबिनेट का अप्रूवल चुनाव आयोग ने सबमिट किया और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में फैसला दिया कि 2019 में जितनी भी मशीनें लगेगी, लगभग 10 लाख से ज्यादा मशीनें लगेगी और एडिशनल लगभग तो टोटल 13 लाख मशीनें जरूरत होगी। तो 13 लाख मशीनों को खरीदने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 24 अप्रैल 2017 को मेरे फेवर में। सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और मेरे फेवर में चुनाव आयोग के विरोध में फैसला दिया कि 2019 का जो चुनाव है
वो 100% ईवीएम मशीन में पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी। ये निर्णय मेरे केस में हुआ और आज के तारीख में सारे देश भर में ईवीएम मशीन को जो पेपर ट्रेल मशीन लगाई जा रही है वो मेरे केस की वजह से लगाई जा रही है, मेरे जीती हुई केस की लगाई जा रही है। चुनाव आयोग की भी अकड़ हमने ढीली की और नरेंद्र मोदी की भी अकड़ को ढीला किया। साथियों, अभी 2019 में पेपर ट्रेल मशीन लगाई हुई है। पेपर ट्रेल मशीन लगाई होने के बावजूद भी ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। ये सबूत हमारे पास अमरावती में मिले थे। जब ये सबूत हमें मिले तो मैंने दूसरी केस 2018 को मैंने दूसरी केस दायर किया। पेपर ट्रेल मशीन से जो कागज बाहर निकलता है, जो कागजी मतपत्र निकलता है, वो कागजी मतपत्र उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, उसकी मैन्युअल काउंटिंग होनी चाहिए। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। 8 अक्टूबर 2013 को पैरा नंबर 28 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला जो कागजी मतपत्र है उसकी मैन्युअल काउंटिंग करनी होगी। यह आदेश 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। जब यह आदेश दिया था तो उसके आधार पर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। जब केस दायर किया, जनवरी 2019 को हमारी केस हियरिंग को आई। हियरिंग को आई तो चुनाव आयोग का जो वकील था वो वकील कोर्ट में आया। पहले तो आया, उसको नोटिस इश्यू हुआ, 18 जनवरी को आया ही नहीं। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर इश्यू किया कि चुनाव आयोग का वकील क्यों हाजिर नहीं हुआ, 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया जाए। लिखित ऑर्डर हुआ। 19 तारीख को चुनाव आयोग को भागते दौड़ते अपना वकील भेजना पड़ा। वो वकील आया 19 को। सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा कल क्यों नहीं आए थे? तो वकील ने जवाब दिया मेरे परिवार में मौत हो गई थी इसलिए नहीं आया था। तो जज ने पूछा जूनियर लॉयर को भेज देते, तेरे परिवार में मौत हो गई इसकी खबर देने के लिए, क्यों नहीं भेजा? वकील चुप रहा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सुनवाई कर रहे थे। उसको डाउट हो गया, साला ये वकील झूठ तो नहीं बोल रहा। उसने दूसरा ऑर्डर इशू किया, ये जो तुम कह रहे हो तुम्हारे परिवार में मौत हो गई, इसका हलफनामा दाखिल करके बताओ, लिखित रूप से दाखिल करके बताओ। अब जब लिखित जवाब देना पड़ता है मौत हो गई, तो कौन आदमी था जो मर गया, उसकी उम्र कितनी थी, उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, और उसका रिश्तेदार में कौन सा रिश्तेदार था वो सारा लिखना पड़ता है। वकील 20 तारीख को आया और कोर्ट में कहा नहीं बीमार था, मरा नहीं था। प्रूव हो गया कि वकील झूठ बोल रहा है। चुनाव आयोग का वकील झूठ बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी करने में लगा हुआ है, बदमाशी करने में लगा हुआ है। इसका मतलब यह है जब जस्टिस अपने कुर्सी से उठते हुए उसने वो उठने के पहले कहा कि आपका क्या कहना है, उसने कहा कि हमें अगले महीने की तारीख दिया जाए। तो हमारा वकील प्रशांत भूषण थे, उन्होंने कहा नहीं ये हियरिंग जो है इसी हफ्ते के अंदर लिया जाए। ये कल बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये चुनाव आयोग, अभी तो आचार संहिता घोषित हो गई है, अभी हमारे पास समय नहीं है।
इसलिए अभी हियरिंग किया जाए इसी महीने के अंदर अंदर। तो डिले करने के लिए अगले महीने की तारीख मांग रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा 29 तारीख को राम मंदिर का मामला है, हमारे पास भी समय नहीं है, तो ऐसा करो 4 फरवरी को सुनवाई करते हैं। 4 फरवरी को सुनवाई की तारीख निश्चित की। चुनाव आयोग के पास हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं था। हमारे किसी सवाल का जब जवाब नहीं था, क्योंकि जो जवाब उन्होंने दिया था वो 16 लाइन का था, और उस 16 लाइन में यह लिखा था कि पटना हाईकोर्ट की जजमेंट की कॉपी आपने नहीं लगाई, अब लगा दीजिए। ये कोई साला जवाब था? हमने जो सवाल उठाया उसका किसी सवाल का जवाब नहीं। तो चीफ जस्टिस ने बाद में उनको कहा, वकील को चुनाव आयोग के, मगर ये जो 4 तारीख का मामला था, जब उनके पास जवाब नहीं था, तो उन्होंने, चुनाव आयोग ने भारत सरकार के साथ सलाह किया होगा, और सलाह करने के बाद में भारत सरकार ने चुनाव आयोग को बचाने का निर्णय किया होगा, और इसके तहत सीबीआई के 40 अधिकारी, कलकत्ता में जो कमिश्नर था ममता बनर्जी का, वहां पर रेड डालने के 40 अधिकारी नरेंद्र मोदी ने भेजे तो वो कमिश्नर भी बहुत उस्ताद था, उन्होंने सीबीआई के 40 पुलिसों को अरेस्ट करके उधर डाल दिया। जब डाल दिया तो भारत सरकार का वकील वेणुगोपाल, जो अटॉर्नी जनरल है भारत सरकार का, वो सुप्रीम कोर्ट में भागते दौड़ते आया, और भागते दौड़ते आया, 4 तारीख की बात थी, और कहा कि ममता बनर्जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सीबीआई के अधिकारियों को अरेस्ट किया, बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, अभी के अभी हमारी हियरिंग किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमारी जो 4 तारीख को केस थी, वो केस उन्होंने साइड में रख दिया, उनकी हियरिंग किया। जब हियरिंग किया तो मुझे वकील ने बताया कि ऐसा हुआ, तो मेरे मन में आशंका आई कि चुनाव आयोग के पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है, तो नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को बचाने के लिए नौटंकी किया होगा। जो केस 4.5 साल से पेंडिंग था, वो एकाएक कैसे ऊपर आ गया? 4.5 साल तक नरेंद्र मोदी चुप्पी लगा के बैठा था, अभी कैसे से एकाएक सामने आ गया? साथियों, जब ऐसा हुआ, दूसरे दिन 5 तारीख को अखबार में खबर आई, मेरे केस का जो वकील था प्रशांत भूषण, उस पर भारत सरकार ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवमानना की नोटिस इशू कर दिया। तो मेरे वकील ने, प्रशांत भूषण ने, हमारे जूनियर लॉयर को कहा कि अब मैं आपकी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग नहीं कर पाऊंगा, आर्गुमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे समझ में आया कि प्रशांत भूषण को हमारे केस से अलग करने के लिए और 4 फरवरी की केस को डिले करने के लिए, ताकि चुनाव आयोग भविष्य में कह सके कि अब हमारे पास समय नहीं है और हम ये अमल नहीं कर सकते, इसके लिए केस डिले करने का काम चुनाव आयोग ने शुरू किया। फिर उसके बाद 16 तारीख को हमारी हियरिंग हुई, चुनाव आयोग का वकील आया नहीं तो 22 तारीख निर्धारित हुआ। 22 तारीख को केवल 16 लाइन का जवाब दाखिल किया, उसमें किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। और 22 तारीख के बाद में आप जानते हैं भारत सरकार ने पाकिस्तान पर हमला करने का निर्णय लिया। 26 तारीख को हमारी हियरिंग थी, फिर डिले हो गई। प्लानिंग पर प्लानिंग जो है, और इस तरह से इसे डिले करते करते 2 अप्रैल को फिर ये मामला केस के लिए लाया गया। साथियों, जब ये मामला आया तो योजनाबद्ध तरीके से इसे, जो चुनाव आयोग का वकील था वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, तो अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर इशू किया सुप्रीम कोर्ट ने कि चुनाव आयोग अपना वकील ना भेजे, खुद ही हाजिर हो जाए।
ऐसा ऑर्डर इशू कर दिया। चुनाव कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। यह अनप्रेसिडेंटेड घटना थी कि चुनाव आयोग का वकील कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो चुनाव कमिश्नर को ही हाजिर होने का आदेश दिया। अखबार वालों ने फ्रंट पेज पर खबर छापनी चाहिए थी, कोई खबर नहीं छापी। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग के कमिश्नर किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए जो सवाल हमने पूछे थे। हमारा केवल इतना कहना था कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 56 सी और डी, ये जो रूल है, ये रूल ये कहता है कि केवल दूसरे नंबर की पार्टी, केवल उसको ही रिकाउंटिंग करने की मांग करने का अधिकार होगा। हमने लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आर्टिकल 14 के तहत इक्वेलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन हो रहा है। भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार दिया, तो केवल मात्र दूसरे नंबर के पार्टी को ही, जिनको जो चुनाव हार गया, केवल उसी को रिकाउंटिंग की मांग करने का अधिकार होगा। मगर तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पांचवें नंबर की जो पार्टी है, इसका भी इक्वेलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन हो रहा है। ये जो इक्वेलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन हो रहा है, दूसरा है आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार, जो एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, जो मतदाता बैलेट बॉक्स में वोट डालता है वो अपने पसंद का कैंडिडेट चुनने का मौलिक अधिकार है, और ये दो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर लिख कर दिया, और लिख कर देने के बाद चुनाव आयोग के पास कोई सवाल का जवाब नहीं था। हमने कहा ये रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये रूल संविधान के विरोध में है, और उसके साथ साथ 21 पार्टी के लोग भी सुप्रीम कोर्ट में गए और उनकी अलग केस चल रही थी, हमारी भी केस अलग चल रही थी। ऐसी दो केसें चल रही थी। 21 पार्टियों की केस में 6 नेशनल लेवल की पार्टियां थी, एक केवल बीजेपी छोड़कर 7वें नंबर की। 6 नेशनल लेवल की पार्टियां और 15 रीजनल पार्टियां, 21 पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। उनका कहना था कि ईवीएम मशीन के अंदर से जो काउंटिंग होती है, उस काउंटिंग को पेपर टेल के काउंटिंग से मिलान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केवल 5% माना। और हमारी जो केस थी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये रूल, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसके बारे में केवल इतना कहा कि ये केवल पुराने चुनाव में प्रैक्टिस चल रही है, इस प्रैक्टिस को केवल कंटिन्यू किया जाता है। हमने कहा था यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा यह कॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चुनाव आयोग ने भी नहीं कहा यह कॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसी तरह से पेंडिंग रख दिया कि अभी तो चुनाव जो है चालू हो गया है, अभी समय नहीं। वही मामला, समय नहीं है। तो इस तरह से इस अन्याय के विरोध में अभी मैं स्टेज पर था तो दिल्ली से मुझे टेलीफोन आ रहा था सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का कि 7 पार्टी के लोग दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ईवीएम मशीन के विरोध में। बड़ा देश में हंगामा होने वाला है, अभी जल्दी ही हंगामा होने वाला शुरू देश भर में। इसके पहले आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, 11 अप्रैल को हमने सारे देश भर में 27 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया। 11 अप्रैल को मैंने पूना से भरो आंदोलन ऐलान किया, और 14 अप्रैल को दिल्ली में 7 पार्टी के लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। अगर वो वास्तव में 21 पार्टी के लोग आंदोलन करना चाहते हैं तो वो समझदारी 11 तारीख को मैंने जब आंदोलन का ऐलान किया उसके 4 दिन बाद ऐलान किया। 21 पार्टी के लोगों ने चलो कोई बात नहीं है, 4 दिन के बाद उनको अकल आई, कोई बात नहीं है, आई तो कम से कम समझदारी तो आई।
उनके साथ मिलकर, 21 पार्टी के साथ मिलकर, क्योंकि लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का मामला है, इसलिए हम भी उनके साथ। सुप्रीम कोर्ट का जो लॉयर है अभिषेक मनु सिंघवी के बेटे का, मेरे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को टेलीफोन आया और कहा कि आप भी इस आंदोलन में शरीक हो जाइए। तो हमारे वकील ने कहा हमारा तो 11 तारीख को ही घोषित हो गया, अब तो 14 का है, हम तो है ही है इस आंदोलन में। इसलिए साथियों, ये जो ईवीएम मशीन और पेपर टेल मशीन के संबंध में चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र कर रहा है, उसके विरोध में 27 अप्रैल को सारे देश भर में जेल भरो आंदोलन का हमने ऐलान किया और 21 पार्टी के लोग भी इस आंदोलन में मिलजुल कर यह आंदोलन चलाना चाहते हैं। हमारा भी उनको समर्थन है, उनका भी हमें समर्थन है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यहां बैठे हुए बड़ी संख्या में जो लोग हैं, मैं उन लोगों को को बचाने के लिए 27 अप्रैल को जो जेल भरो आंदोलन देश भर में होगा, उसमें आप सभी लोगों को निमंत्रण है, आमंत्रण है। दूसरी बात, 15 मई को दूसरी बार जेल भरो आंदोलन होगा। अभी तो 27 अप्रैल को होगा, फिर 15 मई को भी होगा और 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के शाम के 6 बजे से हमारा भारत बंद का कार्यक्रम ऐलान होगा। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, घोटाला होना है, वो तो तय है। तो घोटाले से चुनाव करना है, तो 23 तारीख को सवेरे से रिजल्ट आएगा, शाम तक घोटाला होगा, तय है। घोटाले के बगैर नरेंद्र मोदी बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, ये तय है। और उसके विरोध में 23 तारीख को शाम को 6 बजे से भारत बंद शुरू होगा और भारत बंद इंडेफिनेट होगा। पिछली बार हमने 5 मार्च को भारत बंद किया तो नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा और 13 पॉइंट रोस्टर खत्म करके 200 पॉइंट रोस्टर लाना पड़ा। प्रधानमंत्री चाहे अभी भविष्य में कोई भी आ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए या कोई भी आ जाए, हमारे हक और अधिकार को अगर कोई आंच लाने की कोशिश करेगा या संविधान के विरोध में कोई साजिश करने की कोशिश करेगा, तो हर प्रधानमंत्री को झुकाएंगे। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, चाहे अकड़ू नरेंद्र मोदी अकड़ू प्रधानमंत्री हो, उसको एक बार झुकाया, आगे भी झुकाएंगे। और प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, जनशक्ति दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो आपके जनशक्ति का साथ समर्थन है ना इसके लिए? तो हम लोग संविधान के विरोध में साजिश करने वालों को आने वाले समय में झुकाएंगे और संविधान की और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। इसके लिए ये लड़ाई आने वाले समय में जारी रहेगी, इस यकीन और विश्वास के साथ कि हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, जान देने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। ये ऐलान के साथ साथियों, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। बहुत सारी बातें करने के बजाय लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की जो हम लोग बात कर रहे हैं, और लगभग 9:54 हो गए हैं। 10 बजे तक कानूनी और संविधान के अनुसार हमको भाषण करने का अवसर है, तो 5-6 मिनट के पहले ही मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि हम संविधान को, कानून को मानने वाले लोग हैं। और आप लोग जो यहाँ आए हैं, आप लोग जो यहाँ आए हुए हैं, आप सभी लोगों को ये हिदायत है मेरी कि अपने अपने गांव में शांतिपूर्ण तरीके से जाओ। किसी प्रकार की कोई हिंसा, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आपके तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं कानून और संविधान के दायरे में रहकर सारे देश भर में काम करने का आदी हूं और इसके तहत रहकर ही काम करने का पक्षधर हूं। तो मैं आप लोगों को भी हिदायत देता हूं, और आने वाले समय में जो जेल भरो आंदोलन होगा, इसमें भी शांतिपूर्ण तरीके से ही हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। आप लोगों का साथ सहयोग होगा, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।